हाँ चलो बच्चों, आज अपने को ग्रेविटेशनल फील्ड स्टार्ट करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना। तो ग्रेविटेशन है, देखो बच्चों ग्रेविटेशन में अपन क्या पढ़ते हैं, तो देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, तो न्यूटन ने बोला दो मासों के बीच में इंटरेक्शन, जैसे लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। याद है चार्ज को इंटरेक्ट करता है, मे बी अट्रैक्ट मे बी रिपेल, ऐसे ही दो मास एक दूसरे को ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं। न्यूटन को वो याद है एप्पल गिरी थी सिर पे, उससे पता पड़ा। तो हमेशा एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, तो दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो न्यूटन ने सबसे पहले बताया कि मास के बीच में इंटरेक्शन होता है, दुनिया का हर मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। ओके, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट मास। न्यूटन ने जो बात बोली सुनना बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट मास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट मास प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r इज गिवन बाय। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ मासेस के, सबको पता है। जैसे कूलम्ब्स लॉ में चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है, कूलम्ब्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो वो तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मासेस के प्रोपोर्शनल होता है, और इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दुनिया का हर इफेक्ट दूरी के साथ करता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है इफेक्ट कम होता है, चाहे चार्ज हो चाहे मास हो। ओके सर, तो क्या मैं बोल दूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूटन ने दिया या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो होता है G(m1 m2 अपॉन r²। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और एक होता है ग्रेविटी। ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है किन्हीं भी दो मास के बीच में इंटरेक्शन या अट्रैक्शन, ठीक है। और ग्रेविटी होता है बच्चों उसमें से एक मास अगर अर्थ हो जाए तो उसको ग्रेविटी बोल देते हैं, स्पेशल हो जाता है वो। तो ध्यान रखना, जब भी मैं ग्रेविटी लिखूं या फोर्स ऑफ ग्रेविटी लिखूं तो समझ लेना अर्थ का फोर्स देख रहे हैं अपन, फोर्स ड्यू टू अर्थ देख रहे हैं, तो उसमें से एक मास अर्थ हो जाएगी। तो ध्यान रख, समझ गया ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, हाँ सर ये जी क्या है? जी है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.67 into 10⁻⁻11। अब यूनिट देख बना रहा हूं मैं, रटूंगा नहीं, मैं बोल दूं ये न्यूटन ये इनटू मीटर स्क्वायर, तो बोल दूं न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर और ये केजी नीचे आके अपॉन केजी स्क्वायर, खत्म। तो एंड टू एंड ताजा ताजा यूनिट बनेगी। अरे बोलो, अब इसके डायमेंशनल फार्मूला वगैरह खुद ही लिख लेना। अरे इस यूनिट से लिख देना ना बेटा, m1 l1 t-2 तो इसका, l2 इसका अपॉन m2 इसका, तो आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा बच्चों, डायमेंशनल फार्मूला क्या जाएगा? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ g इज इक्वल टू, मैं बोल दूं यहाँ पे m1 था m2 m-1, यहाँ पे एक l था ये l3, और यहाँ पे बच्चों आता है t-1 t-2 सॉरी, खत्म बच्चों। यार क्या ये चीजें भी बताऊंगा क्या मैं? तो सर ये तो हमारी बात ही है। तो मैं बोलता हूं न्यूटन ने दो मासेस के बीच में इंटरेक्शन दिया। अब सुनना, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड हुआ बच्चों, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड आया है, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, डायरेक्शन की बात हमेशा अलग करो बच्चों, मैग्नीट्यूड अलग निकालो, डायरेक्शन की बात अलग करो। बताओ डायरेक्शन क्या होगी? तो मैं बोलता हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों को मिलाने वाले, तो यहाँ पे लिख दूं डायरेक्शन विल बी, डायरेक्शन जो डायरेक्शन है बच्चों, फोर्स की जो दिशा है, डायरेक्शन दिशा, वो होगी दोनों को मिलाने वाली लाइन कह लो, दोनों को, दोनों मास को मिलाने वाली लाइन, को मिलाने वाली लाइन कह लो, को मिलाने वाली लाइन कह लो। ध्यान रखना, दोनों मास को मिलाने वाली लाइन कह लो। सर किधर होगी बताता हूं, जैसे दोनों मास है, इन दोनों को मिला दिया ये लाइन, तो क्या मैं बोल दूं दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो बोल दूं ये m1 m2 को इधर अट्रैक्ट करेगा। बोलो बच्चों, दोनों मास में m1 m2 को इधर अट्रैक्ट करेगा, तो m1 m2 को इधर अट्रैक्ट करेगा, तो बोल दूं दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। फोर्स यही ऐसे लिखते हैं ना, बोलो बच्चों, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, बोलो यस सर। हाँ, ऐसे इसकी वजह से यहाँ लिखो, तो बोल दो दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये 1 पर 2 के कारण फोर्स है, तो बोल दो अट्रैक्ट करेगा तो दोनों को मिलाने वाली लाइन के लोग इधर लगेगा। और मैं बोल दूं ये 2 पर 1 के कारण फोर्स है, तो मैं बोल दूं दोनों को मिलाने वाली लाइन के लोग अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, क्या मैं बोल दूं फोर्स की वैल्यू में दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है, तो चाहे m1 का m2 पे निकालो चाहे m2 का m1 पे, क्या मैं बोल दूं दोनों फोर्स इक्वल आएंगे?
क्या मैं बोल दूं m1 का m2 पे निकालो, चाहे m2 का m1 पे, मास को आगे पीछे लिखने से क्या होगा? क्या मैं बोल दूं डिस्टेंस भी सेम और दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम, तो मैं बोल दूं फोर्स विल बी सेम। तो क्या मैं बोल दूं F12 इज इक्वल टू F21, तो यहां से मैं बोल दूं दोनों में फोर्स, तो मैं बोल दूं यहां पे स्टार मार करके F12 इज इक्वल टू F21। बोलो मेरे बच्चों, मैं बोल दूं दोनों फोर्स सेम होंगे। हेलो, हाँ, तो देखो कई बच्चे यस सर बोल देते इस पे, है ना, ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चा एग्जाम में करके आता है। तो सर F12 और F21 सेम नहीं होगा, इक्वल और अपोजिट होंगे। देखो ये डायरेक्शन उल्टी है और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो ध्यान रखना दो वेक्टर क्वांटिटी को कंपेयर करते हो तो सिर्फ वैल्यू मत देखा करो, डायरेक्शन भी देखा करो। तो F12 इज इक्वल टू F21। बोलो यस सर। ऐसी गलतियां खूब करता है बच्चा, कोई बात नहीं होती है। तो मैं बोलूँ ध्यान रख लेना, एक्शन रिएक्शन को फॉलो करते हैं, तो बोल दो एक्शन रिएक्शन को फॉलो करते हैं, एक्शन रिएक्शन को ओबे करते हैं, का पालन करते हैं, का पालन, एक्शन रिएक्शन का पालन। तो बोल दो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, एक्शन रिएक्शन को ओबे करते हैं। ओके, तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसने इसको खींचा तो वो उसको भी खींचेगा, इक्वल और अपोजिट फोर्स पे खत्म। हाँ, तो सर ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आ गया। हर मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, फोर्स G m1 m2 r स्क्वायर होता है। G की वैल्यू बहुत छोटी होती है, इसी कारण से ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल आती है। दो मासेस के बीच में फोर्स बहुत कम आता है। याद है ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट नेचुरल फोर्स है। बोलो हाँ, क्यों? क्योंकि G की वैल्यू बहुत कम होने से इसकी वैल्यू बहुत कम आ जाती है। बोलो उसके बाद इलेक्ट्रो, और सबसे भारी सबसे तगड़ा पड़ता है न्यूक्लियर फोर्स। यस सर। तो सर ये तो सारी बातें समझ में आ गई। अच्छा सुनना, ये ध्यान रखना बच्चों, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं। कई बार बच्चा F12 बराबर F21 कर दिया था, नहीं, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। ओके, ध्यान रखना, बहुत मिस्टेक करवाते हैं। हमेशा वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन का ध्यान रखो। देखो एक और गलती बताता हूँ तेरे को, देख बच्चा कैसे करता है। किसी दूसरे टॉपिक पे जा रहा हूँ, बेटा कोरिलेट करो चीजों को। सुनना, वो बोल देगा दो मोमेंट, दो जो है क्या नाम, दो फोटोन उनकी वेवलेंथ सेम है। दो फोटोन उनकी वेवलेंथ लैम्डा सेम है, λ1 बराबर λ2। तो क्या मैं बोल दूंगा मोमेंटम भी सेम होंगे? हाँ सर, क्योंकि याद है मोमेंटम h/λ होता है। लो, पता है क्या? सर तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इफ वेवलेंथ ऑफ टू फोटोन आर सेम आर इक्वल देन देयर मोमेंटम विल बी इक्वल। बच्चा यस बोल दिया था, गलत है, क्योंकि मोमेंटम फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं बोल दूं दो फोटोन ये ले बनाता हूं, ये रहा एक फोटोन और ये रहा एक फोटोन। क्या मैं बोल दूं एक फोटोन इधर जा रहा है वेवलेंथ लैम्डा से, एक फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा को इधर जा रहा है, बता इनके मोमेंटम सेम है? सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो डायरेक्शन अलग अलग है, इससे गलती होती, मालूम ही नहीं पड़ता है एग्जाम में। बाहर तो छोटे छोटे होके बाहर आ जाते कि हम तो सेलेक्ट हो गए, और फिर की चेक करते तो सिली मिस्टेक निकलती है। तो सिली मिस्टेक मत करो बच्चों, ताकि तुम जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते रहो, चाल चेंज नहीं हो आपकी, सेलेक्ट होने जैसी चाल ही रहे हमेशा। बोलो अच्छा, और बताऊं क्या गलती होती है? एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो बोलता बताओ वेलोसिटी, तो बच्चा बोल देता हाँ वेलोसिटी कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर। अरे वेलोसिटी नहीं, स्पीड कांस्टेंट होती है, डायरेक्शन तो बार बार बदलती है सर्कुलर मोशन में। बोलो हाँ, मोमेंटम बदलता है। ओके, तो ध्यान रखना वेक्टर क्वांटिटी का। ओके सर, हम ध्यान रख लेंगे। तो अच्छा, अब देखो एक ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ बातें बोल रहा हूँ, लिखाऊंगा नहीं, इतना समय नहीं है। क्या मैं बोल दूं ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? यस, न्यूटन ने बोला हर मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, रिपल्शन नाम की चीज नहीं होती। तो बोल दूं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ये कूलम्ब्स लॉ से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। कैसे? वहां पर अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों होते हैं, यहाँ सिर्फ अट्रैक्शन होता है। बोलो अच्छा सुनना, एक और डिफरेंस बताता हूँ। वहां पे याद है दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीडियम पे डिपेंड करता है, यहाँ पे मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये जो कैपिटल जी है, दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्या है बच्चों ये? यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट। चाहे भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, ओके, जी से कांस्टेंट रहता है। जी कभी नहीं बदलता, कुछ भी हो जाए दुनिया इधर से उधर, जी की वैल्यू कांस्टेंट 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन into मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। बोलो हेलो। अब सुन,
अब सुनो, तो क्या मैं बोल दूं ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, सेंट्रल फोर्स होता है। सर व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल फोर्स? हमेशा टुवर्ड सेंटर लगता है। दो मास के बीच में इंटरेक्शन हमेशा मास के सेंटर की तरफ लगता है। ओके, अच्छा, दो पार्टिकल के, ये मास के बीच का इंटरेक्शन है। दो मास के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स तीसरे मास की प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करता। सर कुछ समझ नहीं आया, बताता हूं। जैसे ये 1 किलो, 1 किलो, दो 1 किलो के पार्टिकल रखे, मैं बोल दूं ये दोनों के बीच की दूरी मान लो 2 मीटर है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स क्या इस मास पर डिपेंड करेगा? 1 किलो यार, सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, नेट फोर्स बदल जाएगा, हाँ ये बोल सकते हो नेट फोर्स बदल जाएगा, पर मैं बोल दूं इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन तो यही रहेगा। अरे बोलो, अट्रैक्शन बिटवीन दीस टू मास विल रिमेन सेम, G(m1 m2 upon r²). वो मास तो तमाशा देखेगा। हाँ, अगर आप बोलते हैं इस पे नेट फोर्स, हाँ तो वो बदल गया क्योंकि वो इधर और इधर। ओके, तो नेट फोर्स विल बी चेंज, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मास विल रिमेन सेम। बोलो बच्चों, Yes, sir. तो सर समझ में आ गई? Yes, sir. ओके, तो मैं बोल दूं प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अच्छा, उसके बाद इधर देखो, इनवर्ट लोगो। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ध्यान रखना, दो मास के बीच में इंटरेक्शन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है। और मैं बोल दूं कंजर्वेटिव है तो वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इस पे खूब क्वेश्चन आते हैं। वर्क इन ग्रेविटेशनल फील्ड डजंट डिपेंड अपॉन पाथ। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या अगेंस्ट वर्क डन, क्या ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। ओके, Yes, sir. ध्यान रखना कंजर्वेटिव। इस पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे नोट करो, फोटो क्लिक करो। ये एक तो ये स्टार मार कर देना बच्चों। बच्चा F1 बराबर F2 गलत है। डायरेक्शन उल्टी, डायरेक्शन का ध्यान दे, डायरेक्शन का ध्यान रखे, ध्यान रखे। ऐसे लिखो ताकि क्या ध्यान रहे बच्चों लंबे समय तक रिवीजन में। करो, नोट करो फटाफट। हटा दो, हटा रहा हूं बेटा, ये सब बातें आपको पता है, ठीक है? अच्छा इधर देखो, हाँ इधर देखो, हाँ ये देखो, इट डजंट डिपेंड अपॉन पाथ। ये देखो, मैं अंडर ग्रेविटी, या समझ लो अपन अर्थ का फोर्स ले रहे हैं। मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, हालांकि बात 3 पाथ से गया, यहाँ गया, 3 पाथ, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ ग्रेविटी, यार अर्थ का फोर्स भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों, बस उसका स्पेशल नाम ग्रेविटी है। तो बोल दूं अर्थ की वजह से अगर मैं एक मास को, यहाँ पे अपनी अर्थ है, एक मास को यहाँ से यहाँ ले जाऊँ M1 से M2, सॉरी A पोजीशन से B तक, एक M मास को 3 पाथ से ले गया और यहाँ पे अपनी अर्थ है, तो बोल दो अर्थ के अगेंस्ट वर्क डन तीनों पे सेम होगा। W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3, डजंट डिपेंड अपॉन पाथ। तो किसी भी मास में क्या है, किसी भी मास के इन्फ्लुएंस में देखो, किसी भी मास के चारों तरफ वो क्षेत्र जहां पे वो दूसरे मास, किसी भी मास के चारों तरफ, किसी भी द्रव्यमान के चारों तरफ वो क्षेत्र, वो एरिया जहां पर वो दूसरे मास को अट्रैक्ट करे, उसको ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। समझ गए? तो ग्रेविटेशनल फील्ड, तो मैं बोलता हूं अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में एक मास को कहीं से कहीं भी ले जाओ, किसी भी, सॉरी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी भी पाथ पे ले जाओ, वर्क डन सेम आएगा, डजंट डिपेंड अपॉन पाथ। ओके, Yes, sir. अच्छा, जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होते हैं उनमें घूम फिर के इनिशियल पॉइंट पर आने पर वर्क डन 0 होता है। मतलब अगर आप घूम फिर के यहाँ गए, ये एक तो ये नोट करो, तो सुनना, वर्क डन सेम होगा, है ना? हाँ, यहाँ से ले जाने पर, अच्छा ये घूम फिर के उसी पॉइंट पर आ गए, आप यहाँ से स्टार्ट करें और घूम फिर के वापस यहीं आ गए, तो वर्क डन 0 होगा। एक मास को अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी अंडर ग्रेविटी, यानी तो अंडर ग्रेविटी मतलब क्या हो गया? अर्थ के अट्रैक्शन में जा रहे हो आप, अर्थ के चारों तरफ आप यहाँ से आ जा रहे हो, अरे अर्थ के अट्रैक्शन में यहाँ से आ जा रहे हो, ठीक है? मतलब दूसरा मास प्रेजेंट है, कहना ये चाहता हूँ। तो बोल दो अब यहाँ पे घूम फिर के यहाँ आएगा तो वर्क डन 0 होता है, वर्क डन 0। तो मैं बोल दूं कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में अगर क्लोज पाथ पर घूमते हो तो वर्क डन हमेशा 0 होता है। आप घूम फिर के वहीं आ जाते हो तो वर्क डन 0 होता है। पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोल दूं वर्क डन 0, वर्क ऑन क्लोज पाथ, ऑन क्लोज्ड पाथ, बंद पथ पर वर्क 0 होता है ना? कंजर्वेटिव फील्ड में, कंजर्वेटिव फोर्स में, कंजर्वेटिव फील्ड में, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में वर्क डन क्लोज पाथ पे हमेशा 0 होता है। संरक्षी बल क्षेत्र में हमेशा एक क्लोज पाथ पे घूमने पे वर्क डन 0 होता है। बच्चों इन पे खूब क्वेश्चन बनते, कर लोगे? Yes, sir. चलो, अब बच्चों ये तो आ गया 2 मास के बीच में इंटरेक्शन। अच्छा सुनो,
ये तो आगे बच्चों मास मास को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, हर मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है और फोर्स GM1 M2 को मास को करता है। अच्छा बच्चों, अगर मैं मून पे चला जाऊं, इफ वी मूव, यदि हम अर्थ से मून पर चले जाए, मून पर चले जाए, तो G A 1/6 हो जाएगा, B 6 टाइम्स हो जाएगा, A 6 टाइम्स, C 1/3 हो जाएगा, D नन। बोलो कितना हो जाता मून पे? हाँ 1/6। तो बच्चा टिक करके आ जाता है बच्चों A 1/6। गलत है सर, क्या क्या बातें करते हो, आपको समझ ही नहीं आता। हमने तो बहुत अच्छे से 9th क्लास में भी पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था। बच्चों वो स्मॉल g था, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, याद है? स्मॉल g की वैल्यू मून की 1/6 होती है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ के कंपैरिजन में मून का 1/6 होता है। यहाँ मैं कैपिटल G पूछ रहा हूँ, और कैपिटल G याद है यूनिवर्सल कांस्टेंट है। बोलो तो यहाँ पे लिख दूं सेम। यहाँ पे जो मुझे लिखना था वो मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, नहीं तो तुम्हें हिंट मिल जाता। विल रिमेन से, विल रिमेन हिंट मिल जाता, इसलिए मैंने नहीं लिखा विल रिमेन से। तो क्या मैं बोलूं बच्चा 1/6 टिक करता है, ये टिक करना, और यहाँ पे लिखना मूर्खों ध्यान दे, ध्यान दे, स्मॉल g नहीं कैपिटल G पूछा जा रहा है। बेटा ऐसे ध्यान देता है, कैपिटल G पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है। अरे बच्चों गलती कर को क्या सीखो, कैपिटल G पूछा जा रहा है। यूनिवर्सल कांस्टेंट है, दिस इज यूनिवर्सल, अभी बताया था। यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्या मैं बोल, बेटा माइक बंद करो, कौन है ये? हाँ यूनिवर्सल कांस्टेंट है। क्या मैं बोल दूं, किसी का फर्क नहीं पड़ता, किसी का कोई फर्क नहीं, किसी का कोई फर्क नहीं। मून पे चला जा चाहे पाताल में चला जा, कोई फर्क नहीं, है ना? यूनिवर्सल कांस्टेंट। मून पर जाओ, मून पर जाओ या पाताल में, या पाताल में। तू तो मून पे क्या पाताल में चला जा, G की वैल्यू फिक्स है 6.67 इंटू 10⁻11। ओके मेरे बच्चे, हेलो? चाहे मून पर जाओ चाहे पाताल पर, मैं बोल दूं कैपिटल G फिक्स है बच्चों। कहीं चले जाओ दुनिया में, G की वैल्यू कांस्टेंट अभी बताया था, बोलो। हाँ चला जाओ। तो अब देखते हैं और देखते हैं। हाँ हटा दो इसको, फोटो क्लिक करो बेटा, स्टार मार करके नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बच्चा गलती कर जाता है, उसके दिमाग में स्मॉल g रहता है, ध्यान रखना स्मॉल g, वो अपन आगे बात करेंगे। वो 1/6 होती मून पे, वो तो भी मैंने पढ़ाया ही नहीं है। तो बच्चे को क्या 9th 11th का कुछ छोटा मोटा रटा हुआ होता है, वो टिक कर जाता है। कैपिटल G सेम रहता है, अभी मैंने बताया यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है दुनिया में। ये देखो बच्चों दो टाइप के कांस्टेंट होते हैं, जैसे अपन पढ़ते हैं ना R बराबर रो एल बाई, ये पढ़ा आपने 10th में, रही से R बराबर रो एल बाई है। और रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट था उसमें, याद है? R बराबर रो एल बाई, पर वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है, समझ गए? वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। जैसे याद है हीट में पढ़ा होगा आपने, के थर्मल कंडक्टिविटी, रेट ऑफ हीट फ्लो, ऊष्मा प्रवाह की दर dH/dt बराबर k a d θ/dx। तो उसमें जो k थर्मल कंडक्टिविटी वो भी कांस्टेंट है, पर वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, वो भी मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। ओके ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। हटा दो, पूरे ब्रह्मांड में कहीं चले जाओ कैपिटल G सेम रहता है। ओके सर, तो हम ऐसी गलतियां नहीं करेंगे सर। हाँ अब सुनना बच्चों, उधर सुनो। हाँ इधर देख, क्या बच्चा इधर देख। बच्चों ये दो मास है, 1 kg और 2 kg। ये d डिस्टेंस में रखे हैं। F अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मासेस इज 10 न्यूटन। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10 न्यूटन है। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10 न्यूटन है। इफ यदि इस सिस्टम को, इस मास सिस्टम को ईथर में रख दे, तो नया फोर्स, तो न्यू एफ अट्रैक्शन। ईथर में डाल दिया पूरे सिस्टम को, ए ग्रेटर देन 10 न्यूटन,
बी इक्वल टू 10 न्यूटन, सी लेस देन 10 न्यूटन, डी कांट से। पूरे सिस्टम को ईथर में डाल दो, ईथर में डुबो दो, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो जाएगा दोनों मास के बीच में? हाँ सेम रहेगा। ए बच्चों फिर से वही बात, सेम रहेगा। ए मैं बोल दूं क्योंकि नो चेंज ऑन एनी पैरामीटर, क्योंकि किसी पैरामीटर पर कोई चेंजेस नहीं, किसी पर कोई चेंजेस नहीं, किसी पर कोई चेंजेस नहीं, कोई चेंजेस नहीं। क्योंकि मैं बोल दूं कैपिटल जी कांस्टेंट होता है, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और जब कैपिटल जी नहीं बदला तो मैं बोलता हूँ M1 M2 वही D वही, ना M1 बदला ना M2 ना D और ना कैपिटल जी, तो मैं बोलता हूँ फोर्स सेम लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैट में लफड़ा पड़ता था, याद है K बदल जाता था, याद है 1/4πε0, तो एप्सिलॉन मीडियम बदल जाता था, याद करो। हाँ तो मैं बोल दूं ये G कांस्टेंट पर क्वेश्चन है, तो मैं बोल दूं 10 न्यूटन, क्योंकि कैपिटल G रिमेंस कांस्टेंट। ओके मून पे चलेगा कैपिटल जी की वैल्यू सेम रहेगी। बोल मेरे बच्चे हेलो। यस सर। अच्छा तो मैं बोल दूं अभी दोनों मासेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10 न्यूटन है, तो मैं बोल दूं ईथर में डालने पर भी 10 ही रहेगा। ये पहला। सेकंड मास सिस्टम को इस मास सिस्टम को, अब सेकंड एक और क्वेश्चन पूछा उसने, इस मास सिस्टम को मून की सरफेस पे ले जाओ, मून की सरफेस पर ले जाओ, मून की सरफेस पर ले जाए, सरफेस पर ले जाए तो एफ अट्रैक्शन कितना हो जाएगा? तो न्यू एफ अट्रैक्शन, तो न्यू एफ अट्रैक्शन। बहुत ध्यान से बोलना बच्चों, है ना। इसी में दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये एफ अट्रैक्शन ए 10 न्यूटन, बी 16 न्यूटन, सी 10/6 न्यूटन, डी कांट से। ये डिस्टेंस यही रखते हुए अपन मून पे ले गए, पूरा सेम सिस्टम रखा। बोलो अब क्या हो जाएगा? मून पर चले गए, बोलो क्या होगा? हेलो मैं बोलता हूँ 10/6 हो जाएगा बच्चों, मून पर ग्रेविटी 1/6 हो जाती है। अट्रैक्शन का फोर्स मून की वजह से 1/6 हो जाता है। हेलो नो सर, ना देखो वो तो मून का अट्रैक्शन होता है। अगर एक मास को अर्थ पे रखूं और एक मास को मून पे ले जाऊं, तो मैं बोल दूं उस मास को अर्थ जितने से अट्रैक्ट कर दी, मून 1/6 से अट्रैक्ट करेगा। अर्थ पर mg लगेगा उस पर, और मून पर mg/6। वो तो पूछ ही नहीं रहा, वो तो कह रहा उस मास सिस्टम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताओ, इन दोनों के बीच का फोर्स। तो क्या मैं बोल दूं चाहे तू इनको अर्थ पे रख चाहे मून पर, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन तीसरे मास की प्रेजेंस पर डिपेंड ही नहीं करता। इन दोनों के अट्रैक्शन में अभी मैंने कौन सा अर्थ का रोल ले लिया? इन दोनों के बीच में फोर्स तो Gm1m2/r² लगाया ना, तो मैं बोल दूं मून पर भी Gm1m2/r² लगेगा। तो क्या मैं बोल दूं विल रिमेन सेम? मैं बोल दूं थर्ड मास की प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करता, तो बोल दूं डजंट डिपेंड अपॉन थर्ड मास। डजंट डिपेंड अपॉन प्रेजेंस ऑफ अदर मास, अपॉन प्रेजेंस ऑफ अदर मास। दूसरे मास की प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करता। भाग में जाओ तुम सब, हमारे बीच का इंटरेक्शन तो उतना ही रहेगा। बोलो समझ में आ गई मेरे बच्चों? तो सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे। पाथ पे डिपेंड नहीं करता, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, सेंट्रल फोर्स है, बोलो। और तीसरे मास की प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। डायरेक्शन अपोजिट होगी, एक मास दूसरे को जितने से खींचेगा दूसरा पहले को उतने से, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में खींचेगा। बोलो मेरे बच्चों। तो सर थोड़ा थोड़ा बेसिक क्लियर हुआ। मैं चाहता था बहुत जल्दी आगे भाग जाता, लेकिन नहीं, चीजें क्लियर भी करनी है बच्चों, क्लियर भी करनी है। बच्चा छोटी छोटी मिस्टेक कर था एग्जाम में, और ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। करो नोट, हटा दो बेटा, फोटो क्लिक कर। हाँ तो सर ये सारी बातें तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ठीक सर, तो कैपिटल जी सर चेंज नहीं होता, ये बहुत अच्छी बात है। ओके अब सुनना बच्चों, ये देखो, हाँ अब सुन बच्चों, इस पे जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें बेसिक मैथ यूज होती है, वो देखो। यहां 1 kg मास रखा है 0,0, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया m0, ये m0 1 kg। और बच्चों दूसरे मास रखे सारे 1 kg के,
खूब सारे मास रखे, ठीक है। ये रखे बच्चों 1,0, 2,0, ठीक है, 4,0, 8,0, ये डबल डबल डिस्टेंस 8,0। ओके, आपको बताना बच्चों, ए ऐसा सोन ये चलते ही जा रहा है इनफाइनाइट तक, बेटा ये बंद नहीं हुआ, चलते ही जा रहा है इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक रखिए ऐसे। सारे 1 kg है, बट वैल्यू 1 मीटर 2 मीटर डबल होती जा रही है। देखो डिस्टेंस 1 2 4 8 16 32 ऐसे। हाँ, तो नेट फोर्स ऑन m नॉट ड्यू टू ऑल मासेस, सारे मासेस की वजह से, सभी 1 kg की वजह से, 1 kg की वजह से m नोट पर नेट फोर्स, m नोट पर F नेट। अब सुनना मेरे बच्चों, F नेट की वैल्यू सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बता दो, चलो या चलो विद डायरेक्शन ही बताओ, चलो F नेट, ठीक है, F नेट वेक्टर फॉर्म। ओके, अच्छा मैं एक बात बताओ बच्चों, क्या मैं बोलूं हर मास अपना अपना फोर्स लगाएगा? याद करो, दो मास के बीच में इंटरेक्शन तीसरे पे डिपेंड नहीं करता। तो मैं जब ये इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, इनसे कोई मतलब नहीं उसको, तो मैं उसको F1 बोल रहा हूँ, 1 2 3 4 मास बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ F1 हो जाएगा सिर्फ इस पहले की वजह से। अरे 1 2 3 4 ये मास के नंबर दे दिए मैंने, बोलो बच्चों, तो बोल दो पहला फोर्स लगाएगा F1, बोलो। मैं बोल दूं खींचेगा, याद है हर मास दूसरे मास को, तो मैं बोल ये 1 वाला मास m नोट को इधर खींचेगा, मैं बोल दूं 2 भी खींचेगा, मैं बोल दूं 3 भी खींचेगा, मैं बोल, तो मैं बोल दूं सारे खींचेंगे, तो मैं बोल दूं सॉल्यूशन में मैं लिख दूं F नेट, बोलो कितना आएगा, तो मैं बोल दूं F नेट आ जाएगा बच्चों सबका टोटल F1 प्लस F2 प्लस F3। सर ये तो वेक्टर है, दिस इज सुपरपोजिशन थ्योरम। अगर किसी मास पर, सुनना ध्यान से, अगर किसी मास पर एक से ज्यादा मास का अट्रैक्शन लग रहा हो, अगर किसी मास पर एक से ज्यादा मास का अट्रैक्शन लग रहा हो, अभी तक मैंने सिर्फ 2 मास देखे थे, एक का एक पर अट्रैक्शन देखा था, अब मैं बोल रहा हूं एक मास पर अगर एक से ज्यादा मास का अट्रैक्शन लग रहा हो तो नेट फोर्स वेक्टर सम होता है, दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन थ्योरम। तो बोलो नेट फोर्स विल बी सम ऑफ ऑल अदर फोर्सेस, सम ऑफ ऑल फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन थ्योरम। बोलो बेटा, ऐसा इलेक्ट्रॉन में भी हुआ था, अगर एक चार्ज पर खूब सारे चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा तो बोल दो नेट विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। हाँ यही होता है, और क्या होता है? अरे यार 1 2 3 4 4 जने मिलकर धक्का लगा रहे हैं तो सबका वेक्टर सम कर लो, ये नेट फोर्स आ जाएगा। बच्चों वाली बात है, इसमें क्या नाम देते हो सुपरपोजिशन थ्योरम, और डरता है बच्चा, कुछ नहीं है। तो मैंने तो नाम पढ़ा ही नहीं, सीधा क्वेश्चन दे दिया, तो बोल दो हाँ इस पर जितने भी सब लोग फोर्स लगा रहे होंगे उनका वेक्टर सम कर लो, और मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आ गए। और मैं बोल दूं अगर वेक्टर सम एक ही डायरेक्शन में होता तो डायरेक्ट एड होते। हेलो, तो मैं बोल दूं ये भी इधर खींच रहा है, ये भी इधर, ये भी इधर, ये भी, तो सब एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे तो डायरेक्ट एड हो जाएंगे। तो आ जाओ, मैं बोल दूं सब एक ही डायरेक्शन में, तो बोल दूं इनफाइनाइट तक सब खींचेंगे, आ जाओ। तो बोल दूं पहले वाले का फोर्स बोल, तो बोल दूं के क्यू, सॉरी के का जी m1 m2, तो बोल दूं दोनों 1 किलो, तो बोल दूं दोनों 1 एक बार लिख रहा हूं फिर लिखूंगा नहीं, m1 m2, तो बोल दूं 1 का स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच का सेपरेशन 1 का स्क्वायर प्लस जी फिर से वही 1 का स्क्वायर, तो मैं बोल दूं ऊपर, अरे यार चलो लिख दो, एक बार लिख दो, 1 का स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच में सेपरेशन 2 का स्क्वायर, फिर वही जी फिर 1 का स्क्वायर ऊपर, और मैं नीचे बोल दूं 4 का स्क्वायर, फिर जी ऊपर 1 का स्क्वायर, मैं नीचे बोल दूं 8 का स्क्वायर, ऐसे करते 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 चलता रहेगा जिंदगी भर। तो क्या मैं बोल दूं जी कॉमन ले लो, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ पे मैं बोल दूं पहली स्टेप 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 सो ऑन। क्या मैं बोल दूं अंदर जीपी बन गई, आ गया बेसिक मैथ, अंदर देखो जीपी है, अरे अंदर जीपी बन गई। हर अगली टर्म पिछली का 1/4 है, हर अगली टर्म पिछली का 1/4 है, कॉमन रेशो 1/4 हो गया, देखो अगली डिवाइड बाय पिछली तो 1/4, और मैं बोल दूं 1/4 है, हर अगली टर्म पिछली की 1/4 है, मतलब मैं बोल दूं डिक्रीजिंग जीपी है, आगे जाने पर छोटी होती जा रही है। और मैं बोल दूं जब क्वांटिटी आगे जाने पर छोटी होती जा रही है तो एडिशन एक कांस्टेंट अमाउंट आएगा। हाँ, अगर आगे जाने पर बढ़ रही होती तो इनफाइनाइट आंसर आता, अगर आगे जाने पर बढ़ रही होती तो आंसर इनफाइनाइट आता, मैं बोल दूं आगे जाने पर छोटी हो रही है इसलिए आंसर फाइनाइट आएगा। ध्यान रखना, डिक्रीजिंग जीपी, याद करो आपने इनफाइनाइट टर्म का बेसिक मैथ में फॉर्मूला पढ़ा होगा, इनफाइनाइट टर्म का s इनफाइनाइट बराबर a/1 - r, पढ़ा गया? हेलो, इनफाइनाइट टर्म की जीपी का सम
बेटा ये काम मेरा नहीं है, इनफाइनाइट टाइम अनंत पदों की जीपी का सम a/1 - r होता है। क्या मैं बोल दूं a/1 - r तभी लगेगा जब r लेस देन 1 हो। इस फॉर्मूले को जब भी पढ़ा आपने यहाँ लिखा होगा r लेस देन 1, r लेस देन 1 हमेशा लिखेंगे, क्योंकि अगर r लेस देन 1 नहीं होगा, इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1 हो गया तो इनफाइनाइट आंसर आएगा। क्योंकि अगर मान लो 1 से बढ़ा अगर ये कॉमन रेशियो गया तो इनफाइनाइट आएगा, बढ़ती जाएगी जीपी, और बढ़ते 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 इनफाइनाइट होगी कोई भी चीज। बोलो हेलो हेलो। हाँ, और मैं बोलता हूँ इसमें ए फर्स्ट टर्म होती है, ए पहला पद, और मैं बोलता हूँ कॉमन रेशियो होता है, ए कॉमन रेशियो। तो आ जाओ, तो सब पता है आपको सर, बेसिक मैथ में सब पता है, आप तो लिखो फटाफट। तो बोल दो, आ जाएगा बच्चों जी, और ऊपर ए फर्स्ट टर्म हो गई 1, ए आ गया। बोलो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर कॉमन रेशियो 1/4। याद है हर अगली टर्म पिछले से 1/4 है, तो यहाँ पे सोल्व किया था, मैं बोल दूं नीचे 3/4, तो ये 4/3g आ जाएगा। तो बोल दूं एफ नेट 4/3g। ओके, और डायरेक्शन इधर आएगी। वेक्टर में पूछा है तो मैं बोल दूं आई के, आगे की तरफ तो आई के, आगे की तरफ तो आई के बोल दूं इन सबको। हेलो हेलो। Yes, sir. हाँ, तो बोल दो सब आई के पेड़ हो जाएंगे। बोलो, तो बोल दो सारे एड हो के आई के, यस सर। तो बोल दो वेक्टर की फॉर्म में अगर पूछेगा तो आगे की तरफ ये 4 लगेगा। तो क्या मैं बोल दूं थोड़ी सी बेसिक मैथ की ब्यूटी भी देख ली अपन इस क्वेश्चन में। तो बोल दूं ग्रेविटी के साथ साथ बेसिक मैथ लगवा दी, कोई बड़ी बात नहीं, आसान है, 2 कंसेप्ट मिक्स हो गए। हेलो। हाँ अच्छा सुनना, एक देखो, हटाओ इसको, करो नोट करो फटाफट, हटाओ। Yes, sir. हाँ बच्चों ये देखो, तो मैं बोल दूं एक से ज्यादा अगर मास प्रेजेंट है और किसी पर उन सब की वजह से फोर्स देखना तो वेक्टर सम हो जाएगा। दिस इज सुपरपोजिशन थ्योरम। और ये जगह जगह बस जब भी कोई भी क्वांटिटी होगी और खूब सारा का इंटरेक्शन देखना तो उन सबको जोड़ दो तो नेट आ जाता है। हाँ तो ये तो हमें वैसे ही पता है, इसका नाम लेने की क्या जरूरत है, सुपरपोजिशन। ओके सर, अब देखो बच्चों इस सुपरपोजिशन की एप्लीकेशन देखो। हाँ मैं सेंटर पे m0 मास रख दूं और यहाँ पे सब जगह mm मास रख दी। जल्दी जल्दी करना बच्चों, और ए साइड का स्क्वायर सेंटर पे फोर्स, m0 पर नेट फोर्स, m0 पर नेट फोर्स F नेट। खत्म हो गया क्वेश्चन देखते ही। हाँ बोलो, ये 2 क्वेश्चन कर लो, सुपरपोजिशन पता पड़ जाएगा। तो बोल दो पिछले क्वेश्चन में तो हमारी किस्मत बड़ी तगड़ी थी, सारे फोर्स एक डायरेक्शन में ऐड हो गए थे, लेकिन सुपरपोजिशन में करना तो वेक्टर सम पड़ता है, तो कई बार वेक्टर की तगड़ी तगड़ी बातें काम आती है। अरे बोलो जिनको वेक्टर का नॉलेज नहीं हो बर्बाद हो जाते। ओके हेलो चलो, अब मैं इस वाले m0 पर नेट फोर्स देखता हूँ चारों की वजह से। तो क्या मैं बोल दूं ये अपनी तरफ खींचे, स्क्वायर है, एक वर्ग है, स्क्वायर वर्ग है। बोलो तो बोल दो स्क्वायर पे याद है हर मास, ये वाला मास इसको अपनी तरफ खींचेगा, F फोर्स है, इस फोर्स को मैं F बोल रहा हूं। बोल मेरे बच्चे, तो ये कितना आएगा, G कैपिटल G M m0 अपॉन ये वाली डिस्टेंस जो भी होगी उसका स्क्वायर, इन दोनों के बीच का सेपरेशन का स्क्वायर। बोलो G M m0 अपॉन दिस R स्क्वायर। बोलो ये R निकाल लोगे, याद है R स्क्वायर एक दूसरे को मिड में काटते हैं, और मैं बोल दूं ये डायगोनल, सॉरी स्क्वायर के डायगोनल या विकर्ण एक दूसरे को मिड में काटते हैं, तो ये A है, ये A है, तो आपको पता है ये पूरा A√2 होता है और ये A/√2 होता है। बोलो तो R कभी निकालना पड़ेगा तो A/√2 निकालना पड़ेगा। तो बोलो मेरे बच्चों बोलो ना। Yes, sir. हाँ पर अभी मेरे को जरूरत नहीं है,
ये निकालना होगा तो निकाल लूंगा, पर अभी जरूरत नहीं। सर क्यों जरूरत नहीं है? ये इधर खींचेगा, मैं बोल दूं ये सामने वाला अपनी तरफ खींचेगा, और मैं बोल दूं एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट से उल्टी डायरेक्शन में खींचेगा। ये फोर्स देखो तो ये भी एफ होगा, क्योंकि जी सेम, m1 m2 m इंटू m0 सेम, और मैं बोल दूं आर भी सेम। याद है सेंटर, स्क्वायर का सेंटर चारों कॉर्नर से बराबर डिस्टेंस पर होता है, वर्ग का केंद्र चारों कॉर्नर से, चारों शीर्षों से सेम डिस्टेंस पर होता है। बोलो Yes, sir. हाँ, तो मैं बोलूं ये भी इधर खींचेगा, सेम फोर्स। मैं बोलूं ये भी इधर खींचेगा, सेम फोर्स। मैं बोलूं डायरेक्शन है उल्टी है, तो बोलूं ये एक दूसरे से कट जाएंगे, ये एक दूसरे से कट जाएंगे। बोलो, तो चारों फोर्स सेम होंगे वैल्यू में, और मैं बोलूं डायरेक्शन ये एरो में दिखा दी मैंने, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो बोलो आमने सामने वाले कट के एफ नेट 0 आ जाएगा, तो बोल दूं नेट फोर्स 0। ये सब कट गए आपस में। बोलो बोलो सब कट गए, सब कट गए। बोलो हेलो, Yes, sir. हाँ अभी आ जाओ। ए मास 1 पर 2 और 3 की वजह से फोर्स। बच्चों ये चैप्टर पढ़ते जाओ, इलेक्ट्रो साथ में होता जा रहा है। आज जाके बोली इलेक्ट्रो के क्वेश्चन करो ना, सब होंगे। बोलो डिट्टो सेम, आधा पोर्शन इलेक्ट्रो का डिट्टो ग्रेविटी जैसा है। हाँ चलो, क्या मैं बोल दूं ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा है। मैं बोल दूं 2 3 की वजह से फोर्स, मैं बोल दूं दोनों खींचेंगे अपनी तरफ। 1 को दोनों अपनी तरफ खींचेंगे। यहाँ पे सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ग्रेविटी में रिपल्शन नहीं होता है। मैं बोल दूं दोनों खींचेंगे, और मैं बोल दूं दोनों की वैल्यू सेम आएगी अमाउंट में। डायरेक्शन अलग होगी, अमाउंट में सेम होगी। सर क्यों होगी अमाउंट में सेम? क्योंकि देखो दोनों साइड है, ये समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। बोलो हेलो, Yes, sir. हाँ, तो बोल दो दोनों ए साइड हो गई, तो बोल दो दोनों क्या है, ए जी एम एम नॉट अपॉन ए स्क्वायर, जी एम नॉट अपॉन ए स्क्वायर। तो बोल दो दोनों फोर्स सेम होंगे, कितना? जी एम नॉट अपॉन ए स्क्वायर, ये भी इतना ही होगा, ए बराबर जी एम नॉट अपॉन ए स्क्वायर। सर कर लेंगे, और दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल है, तो मैं बोल दूं नेट की वैल्यू, एफ नेट का अमाउंट ही निकालना है, डायरेक्शन छोड़ो। तो मैं बोल दूं एफ नेट का अमाउंट कितना आ जाएगा? तो बोल दूं एफ नेट का अमाउंट बराबर, मैं बोल दूं मैं बोल दूं याद है वेक्टर में नेट को, नेट को याद है कैसे निकालते हैं? f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। याद कर पढ़ा होगा वेक्टर में। वेक्टर में पढ़ा नहीं क्या? दो वेक्टर के बीच में थीटा एंगल होता है, तो नेट ऐसा होता है। पढ़ा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट अंडर। Yes, sir. बेटा मेरा काम नहीं है। हाँ, तो बोल दूं दोनों f सेम है, f है, तो बोल दूं एक बार दोनों को सेम रख देता हूं, फिर लास्ट में वैल्यू रख दूंगा। अच्छा, और cos थीटा 60 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। याद है एंगल कैसे दिखते हैं? दोनों की टेल मिला के, दोनों की पूंछ मिला के एंगल देखते, तो मैं बोल दूं cos 60 आ रहा है, दोनों की टेल मिलाई। हाँ, और मैं बोल दूं cos 60 1/2 से कट गया, तो बोल दूं तीनों 3f स्क्वायर का रूट अंडर आ गया, तो बोल दूं ये आ जाएगा बच्चों f रूट 3। बोलो मेरे बच्चों, f नेट बराबर f रूट 3 आ गया। बोलो ये अमाउंट आया, सिर्फ डायरेक्शन तो यहाँ का ही होगी बीच में। अरे बोलो दोनों के बीच में होगी डायरेक्शन, तो वो डायरेक्शन में भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो वेक्टर पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगी। हाँ सर, अब वो वेक्टर आना चाहिए उसके लिए, तो मैं बोल दूं एफ नेट की वैल्यू, बोलो आप कितनी लिखोगे? तो बोल दूं जी एफ की वैल्यू रख दो, कितनी? जी एम नॉट अपॉन जी रूट 3 आ गया बाहर, तो बोल दूं जी एम नॉट अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ रूट 3 भी आएगा। बोलो मेरे बच्चों कर लोगे? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. हाँ, अब सुनो, इधर देख, ये नोट करो, इसकी फोटो क्लिक करो, फिर इसमें फेरबदल कर रहा हूं मैं। फोटो क्लिक कर, फिर कुछ क्वेश्चन को चेंजेस कर रहा हूं। हटा दूं? Yes, sir. हाँ, ये हटा रहा हूं, ये 2 बार हटा दिए नीचे से, बस 2 ही बचे हैं। तो बोल दो नया क्वेश्चन बन गया है, और ये सेंटर पे एम नोट रखा। हाँ, मैं बोलता हूँ दोनों डायगोनल याद है 90 डिग्री पे, वर्ग के विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हैं एक दूसरे को, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। बात पता है क्या आपको? हेलो हेलो, वेरी गुड। हाँ,
यहाँ पे F नेट बताना है, तो बोल दो इस बार सिर्फ 2 फोर्स ही लगेंगे, ये और ये। अरे बोलो, और बोल दो दोनों 90 डिग्री पे होंगे क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को 90 पे काटते हैं, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो 90 का वेक्टर सब निकाल लेना, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 90। ओके, और याद है दो अगर परपेंडिकुलर हो तो सीधा रटा हुआ भी अपने cos 90 जीरो बना देता है बाहर वाले को, तो f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर का रूट अंडर पाइथागोरस लग जाती है, याद है? ये दो 90 डिग्री वाले वेक्टर का सम होता है f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर का रूट अंडर खत्म, और दोनों f सेम है तो f नोट लिख देना, और ये याद है r चाहिएगा, और ये r निकाल लोगे a/√2। इस बार फोर्स के लिए r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कर लोगे? चलो चला जाओ। अब सुनना बच्चों, अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, सुनो। चलो, ये तो सारे हो गए पॉइंट मास, तो सुपरपोजिशन थ्योरम समझ में आ गई, ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आ गया। ओके, लेकिन अभी तक मैंने जो भी देखा उसमें सारे मास पॉइंट मास थे। क्या थे बच्चों? पॉइंट मास। बड़े मास नहीं लिए मैंने, सिर्फ पॉइंट मास लिए। आज आप थोड़े बड़े मास लेते हैं। हाय दोस्तों, तो याद है बड़े मास होंगे तो सेंटर के बीच में डिस्टेंस लेते हैं। हाँ, ये m मास की r रेडियस का एक डिस्क है, ये m मास r रेडियस की एक चकती है, चकती डिस्क है ना, m मास और r रेडियस, m और r की m मास और r रेडियस की एक डिस्क चकती है, ठीक है। इसके सेंटर से डिस्टेंस d है, इसके सेंटर से डिस्टेंस d है, और एक m नोट मास रखा है सामने, एक m नोट मास रखा है सामने, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन m नोट ड्यू टू डिस्क, शक्ति के कारण m नोट पर F अट्रैक्शन बताओ। तो बोल दूं अगर मास पॉइंट नहीं हो बड़ा हो तो सेंटर से डिस्टेंस लेके फोर्स लिख दो, तो मैं बोल दूं इधर देखो, इधर देख, तो बोल दूं F अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मैं बोल दूं G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और मैं बोल दूं G m1 हो गया कैपिटल M, m2 हो गया m नॉट अपॉन r, मैं बोल दूं दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी d स्क्वायर, ये आ जाएगा फोर्स। बोलो, तो बोल दूं ये डिस्क या ये चकती, ये डिस्क उस मास को इतने फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि हर मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। बोलो, बोल ही नहीं रहे हो? हाँ, गलत है। अरे सर यार आप पता नहीं क्या करते हो, गलत है। सर क्यों गलत है, बताता हूँ। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था वो पॉइंट मासेस के लिए था। न्यूटन ने बोला था कि दो पॉइंट मास अगर d डिस्टेंस पर रखे हो या r डिस्टेंस पर रखे हो तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, और दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन क्या यहाँ पे दोनों पॉइंट मास है? हेलो, नो सर। ठीक है, तो सर क्या हुआ, सेंटर से डिस्टेंस, ए सुनो, तो सर क्या हो गया, सेंटर से डिस्टेंस ले लेंगे, हमने तो ऐसा सुना है। बेटा तेने जो सुना है ना, सेंटर से डिस्टेंस तब लेते हैं, तेने आधा अधूरा सुना है। जब स्फेरिकल सिमेट्रिकल मास हो, तो ध्यान रखना न्यूटन्स लॉ दो चीज जगह लगता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दो जगह लगता है, या तो दोनों पॉइंट मास हो तो G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर हो, या स्फेरिकल सिमेट्रिकल मास होने चाहिए। स्फेरिकल सिमेट्रिकल मास में ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगता है। सर कुछ समझ में नहीं आया, बताता हूं। डिस्क इज नॉट स्फेरिकल सिमेट्रिकल। ए डिस्क तो एक तरफ चपटी होती है, चपटी, ए 2D ज्योमेट्री है। इधर देखो स्फेरिकल सिमेट्रिकल किसको बोलते हैं बताता हूं। स्फेरिकल सिमेट्रिकल देखो बच्चों, बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं, 99.99% लोगों को पता नहीं होती है। ये देखो जैसे हो गया टेनिस बॉल, अगर ये टेनिस बॉल खोखली बॉल होती, स्फेरिकल शेप होता, टेनिस बॉल होती, m मास r रेडियस की टेनिस बॉल, की बॉल की होलो बॉल, होलो बॉल, ठीक है, खोखली बॉल, खोखली बॉल। ओके, तो इसके सेंटर से यस, अब ओके, तो लग जाएगा। तो मैं बोल दो अब आंसर आ जाता G कैपिटल M m नॉट अपॉन d स्क्वायर। अब वो क्यों हो जाता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि दिस इज स्फेरिकल सिमेट्रिकल मास। ओके, हेलो Yes, sir. यार, ए मेरे बच्चे,
मेरे बच्चे एक बात बता, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। यार एक बात बता, तेने कोई प्रूव करा क्या कि सारा मास को सेंटर पे रख सकते हैं? तुमने क्या प्रूव कराया क्या जो तुम वैसे रख के और दमादम GM1 M2 को R² कर लेते हो? मास तो फैला हुआ है, तू कैसे बोल सकता है सारे मास को सेंटर पे मान लूं? तुक्के मार रहे हो, वो तुक्के मार रहे हो, वो आपका इंट्यूशन बोल रहा है पर वो हकीकत नहीं है। हेलो, कई बार हमारा इंट्यूशन बोलता है कि यार चलते मूवी चलते, पापा कुछ नहीं कहेंगे, वो तो आते जब मालूम पड़ता है कि इंट्यूशन सही था या गलत, जब गाल पे निशान छपते हैं। हेलो, फिर अपन बोलते हैं मन में, अरे यार लग तो रहा था पापा आज कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पता नहीं पापा को क्या हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ, तेरी किस्मत खराब थी। बोलो Yes, sir. हाँ, तो क्या मैं बोल दूं, तूने इंट्यूशन से काम कर दिया, तेरे को उसका कुछ पता कुछ नहीं था, तेरे जबरदस्ती सेंटर पे मास, सारे मास को सेंटर पे रखता है। याद है इलेक्ट्रो में मैंने प्रूव किया था, इलेक्ट्रो में याद है, गॉस-लॉ में प्रूव किया था, याद है अपन ने इलेक्ट्रो में क्या डायरेक्ट, तुमने क्यों इलेक्ट्रो में डायरेक्ट पढ़ लिया कि कोई भी मास यूनिफॉर्मली चार्ज होता है, कोई भी स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज होता है तो उसकी वजह से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² होता है। ये डायरेक्ट आपने पढ़ लिया था या प्रूव किया था? बच्चा प्रूव किया था, याद है गॉस-लॉ से। याद है एक स्फेरिकल सरफेस ली थी और फिर हर बार देखा था कि सबके छोटे छोटे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड आ रहा है, फिर हमने देखा था पूरे स्फीयर पर आउटवर्ड होगा, EDS की डायरेक्शन से पूरा प्रूव किया था आधे घंटे में। वहां पर बहुत मेहनत करी थी, तब अपने को पता पड़ा था सारे मास को सेंटर पे मान सकते हैं। तो ध्यान ना, अब तुम ये याद कर लो यहाँ पे ग्रेविटी में कि सारे मास को सेंटर पे हर कभी नहीं मानोगे, तब मानोगे जब स्फेरिकल सिमेट्रिकल मास होगा, क्योंकि वो गॉस-लॉ से प्रूव हो जाता है, इलेक्ट्रो में प्रूव हो जाता है, और डिट्टो सिमेट्री की वजह से मैं यहां भी लगा सकता हूं। तो क्या मैं बोल दूं सारा मास अगर स्फेरिकल सिमेट्रिकल हो, एक स्फीयर पर फैला हुआ हो तो ओके, या फिर पॉइंट चार्ज हो, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दो जगह लगता है, या तो पॉइंट मास हो या फिर स्फेरिकल सिमेट्रिकल मास हो। तो मैं बोल दूं डिस्क इज नॉट स्फेरिकल सिमेट्रिकल, डिस्क स्फेरिकल सिमेट्रिकल नहीं है। तो मैंने इसके लिए कभी प्रूव नहीं किया कि सारे मास को सेंटर पे रख सकता हूं, इसमें मैंने प्रूव किया हुआ, याद है इलेक्ट्रो में। बोलो Yes, sir. बच्चों, बड़ी जबरदस्त बात बताई है, मालूम ही नहीं पड़ेगा क्वेश्चन गलत कर आओगे। तो बोल दूं मेरे बच्चे, क्या मैं बोल दूं, दिस मास इज, यह मास डिस्ट्रीब्यूशन, स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, तो GM_M0 अपॉन D², ओके, D² ओके लगेगा हक है आपको, क्योंकि हमने इलेक्ट्रो में प्रूव कर रखा है। और अभी अगर इलेक्ट्रो नहीं पढ़ी तो याद कर लो इस बात को कि स्फेरिकल सिमेट्रिकल के लिए लग जाता है, इलेक्ट्रो में प्रूव करेंगे गॉस-लॉ से कि सारे मास को सेंटर पे यस रखा जा सकता है। तो मैं याद है स्फेरिकल शेल के सारे चार्ज को सेंटर पे रखते थे, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के सारे चार्ज को सेंटर पे यस माना जा सकता है, गॉस-लॉ से प्रूव किया है। बोलो मेरे बच्चे, ढंग की बात तुझे पसंद है या नहीं है? ढंग की बातें आपको पसंद है या नहीं है मेरे बच्चों? या रट रट के जिंदगी निकाल दोगे? हेलो, हाँ, तो मैं बोल दूं सारे मास को यस, यहाँ पे ओके, सारे मास को सेंटर पे, तो बोल दूं हाँ सिमेट्रिकल है, सारा मास सेंटर पे, सारा मास M सेंटर पर मान सकते हैं, सेंटर O पर मान सकते हैं, O पर माना जा सकता है। बेटा हर चीज का रीजन चाहिए हमारे फिजिक्स में, ओके। यहाँ किसने कहा मास को, यहाँ पे क्या लिखोगे, किसने बोला मास को सेंटर पे मान लो, किसने बोला मास, सारा डिस्क का मास O पर रख दो, O पर रख सकते हैं। किसी ने कहा तेरे को रख सकते हो? किसी ने बोला तू सारे मास को O पर रख सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। कभी प्रूव करा देना ऐसा जिंदगी में, ओके? तो यह गलत है, समझ गए बच्चों? एक गलत एक सही। याद है बचपन में इंग्लिश की बुक में राइट हैबिट और रॉन्ग हैबिट दोनों आती थी। छीका बिना हाथ लगाए क्रॉस, मुंह पे हाथ लगा के छीका राइट, याद आया? सर वो तो पढ़ा ही नहीं, हमने 2 लाख रुपए फीस तो जमा कराई थी स्कूल की, लेकिन पढ़ा कुछ नहीं सर।
हाँ चलो जल्दी कर, अरे जल्दी कर सर। हमने तो कभी सुबह उगता हुआ सूरज तो देखा ही नहीं सर, सनराइज तो हमने देखा ही नहीं। हम तो उठते हैं जब तक तो सर सनसेट जैसा लग रहा होता है या मिड में आ जाते हैं सर। हमने तो आज तक येलो सन देखा सर, येलो, न उगता हुआ सूरज रेडिश देखा सर हमने, न ढलता हुआ सूरज रेडिश देखा। उगता हुआ तो सवाल ही पैदा नहीं होता सर, रात को 2 बजे तक मोबाइल देख के सोते। और ढलता हुआ इसलिए नहीं देख पाते सर क्योंकि आउटडोर गेम खेलते नहीं है सर हम तो, मोबाइल पर गेम खेलते पता नहीं कौन कौन से। चल जल्दी कर, ए फालतू की बातें करने लग गए अपन, जल्दी करो। चलो सर। अच्छा अगर ये सॉलिड में होता बच्चा, अगर ये भी स्फीयर कर दूं, इधर देख, ये नोट कर, फटाफट हटा रहा हूं मैं। अगर यहाँ पे डिस्क की जगह सॉलिड स्फीयर कर दूं, सॉलिड स्फीयर, ठोस गोला, ठोस गोला, ठोस गोला, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। अब बताओ ओके, अब ओके, क्योंकि ये भी स्फेरिकल सिमेट्रिकल मास है। बोल मेरे बच्चे, No, sir. क्यों नो सर? ओके बिल्कुल लगेगा आप तो। सॉल्यूशन यस ओके, GM नॉट अपॉन आल। यार बेटा यार तुम्हारे कोई बात समझाते समझ में नहीं आती है। मैंने कब बोला होल होना चाहिए, स्फेरिकल सिमेट्रिकल मास होना चाहिए, तो स्फेरिकल सिमेट्रिकल है ना, पूरा मास स्फेयर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, स्फेरिकल फॉर्म में जमा हुआ है ना। चल दूसरे तरीके से समझाता हूं, क्या मैं बोल दूं सॉलिड स्फीयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ छोटे छोटे होलो स्फीयर। अनियन, तो प्याज में याद है खूब सारे छिलके होते हैं, स्फेरिकल होलो स्फीयर, छिलके पे छिलका चढ़ा हुआ होता है। Yes. तो मैं बोल दूं सबका थोड़ा थोड़ा निकाल के टोटल करेगी तो वही आएगा। तो अगर स्फेरिकल शेल के लिए लग सकता है तो सॉलिड स्फीयर के लिए तो लगेगा। हर स्फेरिकल शेल के मास को सेंटर पे मानते जाओ तो सारा मास सेंटर पे आ तो गया। बोलो Yes. अच्छा। मेरे बच्चों, समझ में आया? बच्चे तो डिस्क में ही इंटरेक्शन निकाल के आ जाते हैं कि सर अच्छा लग रहा था, अरे क्या बाटा अच्छा लग रहा था। ओके चलो सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। चले आगे मेरे बच्चे, समझ गया क्या? कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे, पता पड़ा कि ऊपर ऊपर से पता था सब। बेटा कई लोग ये सोच के आए ग्रेविटी तो आती है। हेलो Yes, sir. आजा मेरे बच्चे यार, हाँ इधर देखो। अच्छा सुनना, दो सेम मटेरियल से बने आइडेंटिकल स्फीयर आपस में कांटेक्ट में रखे हैं, तो आइडेंटिकल स्फीयर कांटेक्ट में रखे तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच एफ अट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, सुनना समझे सर, समझे नहीं बताता हूं। ये देख 2 स्फीयर है बिल्कुल आइडेंटिकल, ठीक है, ये टच में रखे। स्फीयर है, ध्यान रखना, सॉलिड बोले 2, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल दिखने में एक जैसे है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। ए तो बोल दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is proportional to, inversely proportional to r square. C force of attraction is proportional to r की power 4. D is proportional to या inversely proportional to r की power 4. बोलो बच्चों, मच्छर है तो C पकड़ गया। कैसी बातें कर रहा है लड़का, इधर देखो। क्या मैं बोल दूं तो बहुत आसान था, मैंने तो यूं ही दे दिया इसको। मैं बोल दूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या मैं बोल दूं दोनों के बीच में फोर्स लग जाएगा? बोलो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा, क्यों? क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्रिकल मास है। यस सर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लग जाएगा। तो मैं बोल दूं Gm1 m2, ये दोनों आइडेंटिकल है, मास है अपॉन r स्क्वायर। ये दोनों के बीच का सेपरेशन 2r, तो मैं बोल दूं 2r का स्क्वायर। ये दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस याद है 2r होगी। ये सारे मास को सेंटर पे रखते हैं,
तो बोल दो mm मास को सेंटर पे रखा तो सेपरेशन 2r आ गया, तो बोल दो यहां से आ जाएगा बच्चों g m स्क्वायर अपॉन 4 r स्क्वायर, तो बोल दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्क्वायर r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बोल दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। बोलो मेरे बच्चों। नो सर। नो सर, ये कौन है बच्चा मेरे खिलाफ नो सर बोल रहा है? इतना तो अच्छा खूबसूरत राइटिंग में काम किया है, गलत, दिस इज रॉन्ग। ए सुनो, इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, बताता हूं। अभी उसने अगले ने तेरे को कहीं मार्क्स दिया, ए हाउ कैन यू यूज दिस, कहीं पर मार्क्स लिखा है पूरे क्वेश्चन में? हमेशा ध्यान रखना जो गिवन डेटाज होते हैं उनकी बात करते हैं, कहीं मार्क्स लिखा है क्या देखो पूरे क्वेश्चन में? हेलो, नहीं लिखा है ना? बोलो तो क्या मैं बोल दूं? पर ये लिखा है सेम मटेरियल के बने हुए, तो मैं बोल दूं सेम मटेरियल का मतलब हो गया डेंसिटी, सेम मटेरियल का मतलब मैं बोल दूं डेंसिटी सेम है दोनों की, मटेरियल एक जैसा मतलब डेंसिटी सेम है। अब देखो डिपेंडेंसी आर पे पूछी जा रही है रे, दोनों के बीच का सेपरेशन मैं बोल दूं दोनों अगर टच में तो स्फीयर की जो रेडियस, इसकी जो त्रिज्या है उसका डबल के बराबर है, तो मैं बोल दूं सेपरेशन भी रेडियस से आ रहा है, दोनों स्फीयर के बीच का सेपरेशन रेडियस से पता पड़ रहा है, तो मैं बोल दूं जितना स्फीयर बड़ा होगा उतना दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी। अगर स्फीयर की रेडियस डबल कर दूं तो 4 गुना डिस्टेंस हो जाएगी, तो क्या मैं बोल दूं आर बढ़ने से दोनों के बीच का सेपरेशन डी बराबर 2r बढ़ रहा है। अरे बोलो आर बढ़ रहा है तो डी बढ़ रहा है, बोलो। यस सर। अच्छा, और मैं बोल दूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आर नीचे आता है, तो मैं बोल दूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में gm1 इनटू में आर नीचे आता है, आर स्क्वायर नीचे आता है, मैं बोल दूं आर स्क्वायर नीचे आता है, तो तुम सोच रहे हो आर बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है, तो मैं बोल दूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि अगर स्फीयर को बड़ा करोगे तो मास भी तो बढ़ेगा मेरे बच्चों, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर आप स्फीयर बड़ा करोगे, एक बात बता, आयरन की छोटी बोल लो और आयरन की बड़ी बोल लो, तो क्या आयरन की बड़ी बोल का मास ज्यादा नहीं होगा? क्या द्रव्यमान ज्यादा नहीं होगा आयरन की बड़ी बोल का? तो तुमने एक बात का ध्यान नहीं रखा कि तुम्हें मटेरियल सेम रखना था, तो अगर मटेरियल सेम रखोगे मेरे बच्चों, तो क्या मैं बोल दूं रेडियस बढ़ने से मास भी बढ़ेगा, तो क्या मैं बोल दूं ये गलत है, ये आपकी सोच गलत है, क्योंकि आप एक पैरामीटर पे सोच रहे हो, तो मैं बोल दूं गलत है। मैं बोल दूं यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, राइट सॉल्यूशन, मैं बोल दूं यहाँ पे गलत क्यों है? आर बढ़ने से, रेडियस बढ़ने से, मैं बोल दूं आर बढ़ने से मास भी बढ़ेगा, मास ऑफ स्फीयर, मास m भी बढ़ेगा। अब तुमने क्या करा, मास फिक्स कर दिया, तेरे मास, किसी ने बोला तेरे को मास फिक्स है दोनों स्फीयर का? किसी ने नहीं बोला, तेरे को तो मटेरियल सेम लेने के लिए बोला है, तो मैं बोल दूं अब आ जाओ सही सॉल्यूशन, तो मैं बोल दूं अब जब सही सॉल्यूशन करोगे तो मैं बोल दूं f अट्रैक्शन जो होगा बच्चों वो आ जाएगा g m1 m2 को m स्क्वायर अपॉन 2r का होल स्क्वायर, ये लिख रहा हूं। अब नीचे तो r आया जो आया, अब आप मास जब लिखोगे तो डेंसिटी इनटू 4/3 पाई r क्यूब लिखोगे, तो मैं बोलूं जब आप रेडियस वेरी करोगे तो मास भी वेरी करेगा इनडायरेक्टली। जब आप रेडियस बढ़ाओगे, किसी स्फीयर को बड़ा करोगे, तो मैं बोलूं उसका मास भी बढ़ेगा, देखो। और मैं बोलूं ये 4 से 4 सुनना, इसको सोल्व, मैं कांस्टेंट को सोल्व नहीं कर रहा, सारे कांस्टेंट को भूल गया, r को देखो तो r की पावर 6 और नीचे r स्क्वायर, तो बोलूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4 आ गया, देखो ऊपर r की पावर 6 आ गई। बोलो मेरे बच्चों, कितने लोगों को समझ में आया? ईमानदारी याद खड़ा करो। हेलो, हाँ, तो ध्यान रखना बच्चों, डेंसिटी सेम दी है, नोट मास। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में मैं लिख देता दो सेम मास के स्फीयर, चलो ये फोटो क्लिक करो, इसकी फोटो क्लिक करो, फिर इसी में चेंजेस कर रहा हूं, फोटो क्लिक कर ली? हेलो, हाँ, दो सेम स्फीयर, दो सेम मास के स्फीयर, सेम मास m के स्फीयर, m के स्फीयर m के स्फीयर कांटेक्ट में रखे, स्फीयर कांटेक्ट में रखे, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो सेम मास के m के, दो सेम मास m के स्फीयर कांटेक्ट में रखे तो उनके बीच में। अब ये राइट होता, अब आंसर ये होता, बोलो, क्योंकि अब मास सेम दे दिया। अब आप रेडियस वेरी करोगे तो सुनो, पहले अगर लोहे की बोले टच में थी, अब आपको मास सेम रख के रेडियस बड़ी कर दी तो आप वुड की बोल लोगे,
तो मैं बोल दूं थोड़ी कम डेंसिटी वाली बोल लोगे तभी तो बड़े स्फीयर का मास सेम आ जाएगा। बोलो मास आपको एम ही रखना है। हेलो बोल। हाँ, तो बोल दो अब आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सर समझ में आ गया, कर लोगे बच्चों? चलो तो सर ऐसे क्वेश्चन तो हम कर लेंगे। एक देखता क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि एक दूसरे के इंटरेक्शन में सर्कल पे रोटेट कर रहे हैं या सर्कल पे रिवॉल्व कर रहे हैं, एक दूसरे के इंटरेक्शन में सर्कल पर राउंड काट रहे हैं। अभी बात करूंगा। एक अच्छा क्वेश्चन ये करके लाना, 3 आइडेंटिकल बोले आपस में टच में रखिए। ये 3 एम मास आर रेडियस की आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल है, सब स्फीयर है, ये सारी सॉलिड स्फीयर है। एम मास की आर रेडियस की 3 आइडेंटिकल बच्चों, आर आर आर, ठीक है, एम एम एम। तो बोल दो एम मास की आर रेडियस की बॉल है। अरे बोलो, तो मैं बोल दूं ए आइडेंटिकल बॉल, आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ मास एम एंड रेडियस आर। तो मैं बोल दूं ऊपर वाली बॉल पर, ऊपर पर, या मैं बोल दूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वन, ऑन एनी वन, ऑन एनी वन, एनी वन, एनी वन ड्यू टू अदर, एनी वन ड्यू टू अदर। दूसरी बोलो के कारण किसी एक पर फोर्स बताओ। तो मैं बोल दूं ए सब खींचेगी। अब देखो इसमें डिस्टेंस रेडियस से निकलेगी। बोलो ए 2r सेपरेशन हो जाएगा सबके सेंटर का। करना ट्राई, बोलो। हेलो, सुनना, दो मास, 2 पॉइंट मास, 2 पॉइंट मास, मास एक दूसरे के अट्रैक्शन में डायमेट्रिकली अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट रहते हुए कांस्टेंट स्पीड v से सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन है ना, सर्कुलर मोशन करते हैं, मोशन कर रहे हैं तो रेडियस बताओ सर्कल। तो इस सर्कुलर मोशन की रेडियस बताओ। अच्छा सुनो, कैसे करोगे बच्चों? तो क्या मैं बोल दूं ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, देखो ये v स्पीड से चल रहा है और ये भी v स्पीड से चल रहा है। तो क्या मैं बोल दूं इधर देखो, मैं बोल दूं ये मुझे रेडियस निकालनी है इसकी। अरे बोलो, सर्कुलर मोशन की रेडियस निकालनी है, बोलो। हेलो, यस सर। और याद है सर्कुलर मोशन के लिए इसको सर्कल पे मोड़ने के लिए अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है और हम उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल बराबर फ्यूगल। याद है, एक स्यूडो फोर्स लगा देते हैं। तो बोलते अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, मैं बोलता हूँ वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों का। अरे दोनों याद है, यही तो खींच रहा है इसको। अरे हमेशा अपोजिट पे रहेगा तो अंदर की तरफ खींचेगा और मैं बोलता हूँ बाहर की तरफ एक mv² r फोर्स लग रहा है। तो बोलो सेंट्रीफ्यूगल, जिसको स्यूडो फोर्स होता है, अनरियल फोर्स होता है। तो बोल दो एक्चुअल में तो अंदर की तरफ एक ही फोर्स लगता है जो सर्कल पे मोड़ता है। या हम बोल देते हैं अगर मैं इस रोटेटिंग सर्कल पे खड़ा हो जाऊं तो मैं बोल दूं बाहर वाला फोर्स बराबर अंदर वाला फोर्स, क्योंकि रुका हुआ दिखेगा मुझे। अरे यार मैं घूमते हुए प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाऊंगा तो मैं बोल दूं मुझे बाहर वाला फोर्स बराबर अंदर वाला फोर्स लगेगा, क्योंकि मुझे रुका हुआ नजर आएगा। बोलो चलो आ जाओ। तो क्या मैं बोल दूं ये नोट करके हटा दूं इसको। हाँ तो आ जाओ बच्चों,
तो मैं बोल दूं ए अपने को रेडियस निकालनी है, तो मैं सॉल्यूशन में बोल दूं बच्चों ए बाहर वाला फोर्स बराबर अंदर वाला फोर्स, तो बोल दूं सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन, ए फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन। वृत्ताकार गति के लिए बाहर वाला फोर्स बराबर अंदर वाला, अभिकेंद्री बल बराबर अपकेंद्री बल। आ जाओ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स में बोल दूं दोनों का अट्रैक्शन होगा, अंदर वाला फोर्स कितना होगा बच्चों जी एम एम नॉट m1 m2 जी एम एम अपॉन दोनों के बीच का सेपरेशन 2r का स्क्वायर। ए देखो दोनों के बीच में डिस्टेंस 2r है, दोनों मास के बीच में डिस्टेंस 2r है, डायमीटर के बराबर व्यास के बराबर। बोलो बोल ही नहीं रहे तुम। हेलो Yes, sir. बेटा दोनों ये भी इसको इधर खींच रहा है और ये भी इसको इधर खींच रहा है, ये वाला फोर्स इसको सर्कुलर मोशन कराना है, ये वाला फोर्स इसको। मैं बोल दूं एक ही कैलकुलेशन कर लो क्योंकि दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल से कैलकुलेशन है। यस सर, तो आजा मेरे बच्चे, मैं बोल दूं यहाँ से m से m कट गया है, और मैं बोल दूं यहाँ से देखो ए r स्क्वायर में एक r कट जाएगा, पर एक बार लिख रहा हूँ gm अपॉन 4r स्क्वायर इज इक्वल टू gm अपॉन 4r स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, एक r कट गया। तो बोल दूं क्या पूछा था अपन ने, पूछा क्या था r पूछा था। हेलो हाँ r, तो बोल दूं r बराबर आ जाएगा बच्चों gm अपॉन 4v स्क्वायर। बोलो तो ये r उधर ले गया 4v स्क्वायर, दिस इज द r। बोलो कर लोगे क्या। कई बार वो सर्कल की रेडियस देके v पूछ लेता है, कई बार वो बोल देगा सर्कल की रेडियस r है तो v बताओ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से v निकाल लूंगा तो आ जाएगा gm अपॉन 4r का रूट अंडर। चलो ये लो सर्कल की रेडियस r है, लो आ जाओ सर्कल की रेडियस r है तो v बताओ, ये पूछ लेगा। तो हम तो अट्रैक्शन करते हो कांस्टेंट करते हुए r रेडियस के, करते हुए r रेडियस के सर्कल में सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो है ना अट्रैक्शन में अपोजिट रहते हुए r रेडियस से, तो स्पीड बताओ, तो स्पीड बस, तो ये v निकाल लेना। तो लो यहाँ से v पूछ लिया, तो v पूछ लिया तो क्वेश्चन चेंज हो गया, v बराबर अंडर रूट gm बाई 4r। खत्म कर लोगे ना बेटा, कुछ भी पूछे। हेलो ऐसा होमवर्क दे दूं तेरे को घर के लिए, घर के लिए 2-3 भारी होमवर्क दे दूं क्या। करो यहां तक नोट करो, यहां तक नोट करो। यहाँ पे तो सेम स्पीड से रहते हुए सेम स्पीड से सर्कुलर मोशन। ओके अब नोट करो जल्दी करो, फिर होमवर्क दे रहा हूं, हटा दो इसको। हाँ थोड़ा भारी क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम करके लाना, ये हल्के हल्के तो मैंने कर दिए। ये ए साइड का इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज 60 60 60 इक्विलेटरल ट्राइंगल ए साइड का बनाते हुए ये तीनों मास mm है, v स्पीड से घूम रहे, आइडेंटिकल स्पीड v से घूम रहे। ठीक है, ये तीनों सर्कल पे घूम रहे कांस्टेंट स्पीड से, और इस टाइप से घूम रहे कि हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज बना के रखेंगे, हमेशा ऐसे ट्रायंगल में ही घूमते रहेंगे, ऐसा ट्रायंगल बनाते हुए रोटेट करते रहेंगे। तो आपको बताना है सुनना यूरो सेंटर। तो आपको बताना बच्चों v क्या हो कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पर घूमते रहे। समझ गए? अब आप सीधा v निकालो ना यार, सब डायग्राम में बता रखा है, v बताओ, कर लोगे? हेलो Yes, sir. ट्राई करके लाना। Yes, sir. इसको ट्राई करके लाना। अगला क्वेश्चन देखो,
ये एम मास का आर रेडियस का स्फीयर। ओके, क्या है ये? स्फीयर। ओके, इससे 2r दूरी पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों ने। एम नॉट मास रखा है, एक पॉइंट मास एम नॉट रखा है। ओके, 2r दूरी पर एक पॉइंट मास एम नॉट रखा है। पहला क्वेश्चन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन एम नॉट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन एम नॉट। एम नॉट पर अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताओ, बता दोगे? अभी तो बहुत आसान है। ये जी एम 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 नॉट अपॉन 2r का स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर। बोलो, अरे बोलो ना बच्चों। अगर स्फीयर है तो बिल्कुल निकाल सकता हूं। अब मेरा क्वेश्चन सुनना, अगर इसमें से इतना पोर्शन कट कर दूं, इसमें से, याद है ऐसे क्वेश्चन भी खूब पूछने लगा आजकल, याद है इसमें से कट कर देते पोर्शन। ये सेंटर ऑफ मास वगैरह सब में पूछते हैं सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह सब में, ये सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब में, इलेक्ट्रो सब में। ये r/2 रेडियस का स्फीयर कट कर दिया। बोलो, यहां से उड़ा दिया। अरे बोलो, पहले तो पूरे की वजह से बहुत निकालना था बच्चों। अब सेकंड क्या बच्चों? यदि चित्रानुसार, डायग्राम में जैसा बताया, यदि चित्रानुसार r/2 रेडियस का स्फेरिकल पोर्शन उड़ा दे, का स्फेरिकल पोर्शन कट कर दे। ए बेटा माइक ऑफ करो रे, कट कर दे। तो रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग की वजह से एम नोट पर फोर्स, एम नोट पर एफ अट्रैक्शन कर लोगे? रिमेनिंग की वजह से एम नोट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना है। मतलब इस बार मैंने r/2 रेडियस का स्फीयर कट कर दिया। समझ में आ रही है क्या? बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन। Yes, sir. दोनों ही क्वेश्चन थोड़े भारी है, करके लाओगे? Yes, sir. बेटा ये करके लेके आओ, अगले टर्न पे इसके आगे बात करूंगा मैं। ये करके लेके आओ, अगले टर्न पे इसके आगे बात करेंगे।